नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज, SOHS, सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड कार्यक्रम, CFED, BNSL 040 प्राथमिक चिकित्सा में कौशल, खंड 1 व्यवहारिक मैनुअल, इकाई 3 बैंडेजिंग, पट्टी बांधना, स्लिंग बटा स्प्लिंट बाइंडर, 3.0 परिचय। पिछली इकाई में हमने तापमान, नब्ज और श्वसन की जांच करने के बारे में चर्चा की। इस इकाई में हम बैंडेज, स्लिंग्स, स्प्लिंट्स और बाइंडर और उनका उपयोग कैसे और कब करना है के बारे में जानेंगे। हम बैंडेज, स्लिंग्स, स्प्लिंट्स और बाइंडरों का उपयोग करते समय सुरक्षा और सावधानियों पर भी चर्चा करेंगे। हमारा आम तौर पर मामूली खरोंच से लेकर बड़े घावों तक सामना होता है और तीव्र उपचार के लिए हम चोट पर पट्टी बांधते हैं। कभी-कभी कोई स्लिंग या बाइंडर का उपयोग करने का उल्लेख करता है। कुछ स्थितियों में स्प्लिंट्स का उपयोग किया जाता है। इस इकाई में हम इन सामग्रियों के उपयोग और आपात स्थितियों में प्राथमिक चिकित्सा देखभाल देते समय उनका उपयोग कैसे करें, इस पर चर्चा करेंगे। 3.1 उद्देश्य। इस इकाई के पूर्ण होने के बाद आप सक्षम होंगे बैंडेज बटा स्लिंग्स बटा स्प्लिंट्स और बाइंडर हेतु आवश्यकताओं का आकलन करने में, बैंडेज करने में, स्लिंग्स का उपयोग करने में तथा स्प्लिंट्स और बाइंडर का प्रदर्शन करने में। 3.2 बैंडेजिंग बटा स्लिंग बटा स्प्लिंट बटा बाइंडर की पहचान करना। किसी भी चोट की स्थिति में बैंडेज, स्लिंग्स, स्प्लिंट्स और बाइंडर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। चोट के कारण रक्तस्राव, फ्रैक्चर या विस्थापन हो सकता है, हड्डी अपने जोड़ से विस्थापित हो जाती है और घायल की आवश्यकता और स्थिति के आधार पर आप आकलन कर सकते हैं कि क्या और कहां लागू किया जाना चाहिए। इस खंड में हम चर्चा करेंगे कि बैंडेज, स्लिंग्स, स्प्लिंट्स और बाइंडर की पहचान कैसे की जाए। उद्देश्य। बैंडेज, स्लिंग, स्प्लिंट्स और बाइंडर के प्रकारों की पहचान करने का मुख्य कारण इन सामग्रियों के बारे में जागरूक होना और आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग करना है। जब आप इन वस्तुओं से परिचित हो जाएंगे, तो आप उन्हें आपात स्थिति में प्रभावी ढंग से उपयोग कर पाएंगे। अपेक्षित सामग्री। आपको प्राथमिक चिकित्सा पेटी या बैंडेज के पैकेट, स्प्लिंट या स्लिंग और बाइंडर की आवश्यकता होगी। प्रक्रिया। चरण 1 पहला चरण बैंडेजों की पहचान करना है। जिन बैंडेजों का उपयोग किया जाता है वे आमतौर पर 2 प्रकार के होते हैं। रोलर बैंडेज जो लंबी और लपेटी हुई होती हैं, या त्रिकोणीय बैंडेज जिनका आकार त्रिभुज होता है। इन दोनों का उपयोग ज्ञात होना चाहिए। आपको आपात स्थिति में बैंडेजों के रूप में कार्य करने के लिए स्थानीय आपूर्ति से तात्कालिक व्यवस्था या आशुरचना करने की जानकारी भी होनी चाहिए। कौशल। आपको विभिन्न बैंडेजों की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए जैसे ही आप उन्हें देखते हैं। इनके उपयोग और अनुप्रयोग पर बाद के खंडों में चर्चा की गई है। चरण 2। स्लिंग्स की पहचान करने के लिए आपको यह समझने की आवश्यकता है कि वे केवल सामग्री हैं जो चोट के क्षेत्र को सहारा प्रदान करने में सहायता करते हैं। वे आवश्यकता के अनुसार या तो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध होते हैं या जब कभी आवश्यकता हो तो त्रिकोणीय बैंडेज से बनाए जा सकते हैं। कौशला आपको स्लिंग की पहचान करने या सामग्रियों की उपलब्धता के अनुसार स्लिंग बनाने में सक्षम होना चाहिए। चरण 3। स्प्लिंट लकड़ी के बोर्ड होते हैं। वे प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, धातु के भी हो सकते हैं। व्यावसायिक स्प्लिंट भी मौजूद होते हैं। स्थिति के अनुसार स्प्लिंट के रूप में उपयोग के लिए तात्कालिक व्यवस्था की जा सकती है। चरण 4। बाइंडरों को ऐसी सामग्री के रूप में पहचाना जाता है जो लोचदार होती है और इसे किसी क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है।
वे व्यावसायिक रूप से उपलब्ध होते हैं या आपको उपलब्ध सामग्री से भी बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त चरणों में हमने अध्ययन किया कि बैंडेज, स्लिंग्स, स्प्लिंट्स और बाइंडर की पहचान कैसे की जाए। अगले खंड में हम आपात स्थिति में इन सामग्रियों के उपयोग के बारे में बात करेंगे। तो आइए जारी रखते हैं। नोटः बैंडेजों का उपयोग घाव बटा चोट को ढकने, स्थिर करने और सुरक्षा के लिए किया जाता है। स्लिंग का उपयोग घायल अंग को सहारा देने और हरकत को प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है। स्प्लिंट्स का उपयोग टूटी हुई हड्डी को स्थिर करने के लिए किया जाता है। बाइंडरों का उपयोग रक्तस्राव को रोकने के लिए शरीर के अंग के रक्त परिसंचरण को रोकने के लिए किया जाता है। 3 बैंडेजिंग, पट्टी बांधना, बटा स्लिंग बटा स्प्लिंट बटा बाइंडर हेतु पीड़ित का आकलन करना। आप पहले से ही जानते हैं कि आपात स्थिति में आप घटनास्थल का अवलोकन और आकलन करेंगे। तत्पश्चात सहायता सहयोग मांगेंगे। एक बार सुरक्षित होने के बाद अगला चरण पीड़ित का आकलन करना और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना है। यदि आपको कोई चोट बटा घाव फ्रैक्चर आदि मिलता है तो पीड़ित और स्थिति के आकलन के अनुसार आपको बैंडेज बांधना, स्लिंग, स्प्लिंट और बाइंडर का अनुप्रयोग करना होगा। हम इस खंड में इसे करने के बारे में चर्चा करेंगे। उद्देश्य: इस प्रक्रिया को करने का मुख्य कारण पीड़ित का आकलन करना, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना और यह पता लगाना है कि आपात स्थिति में उपयोग के लिए किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। अपेक्षित सामग्री: जब आपको सीखना होगा कि बैंडेजिंग कैसे करें, स्लिंग, स्प्लिंट और बाइंडर का उपयोग कैसे करें, तो आपको निम्नलिखित की आवश्यकता होगी। एक वयस्क वॉलंटियर जो पीड़ित का अभिनय करें। 2 मामला परिदृश्य जहां इन सामग्रियों के उपयोग की आवश्यकता है। उदा संदिग्ध फ्रैक्चर के साथ पश्च बाह की चोट, ऊपरी पैर से भारी रक्तस्राव। 3 आवश्यक मानक सामग्री में विभिन्न आकार के रोलर बैंडेज, त्रिकोणीय बैंडेज, लकड़ी या व्यावसायिक स्प्लिंट, छड़ी, कैंची, सेफ्टी पिन, चिपकने वाला टेप आदि अपेक्षित है। आपात स्थिति के मामले में किसी भी साफ सामग्री जैसे तौलिया, रूमाल, दुपट्टा, पॉलीथीन शीट जैसी तात्कालिक सामग्री पदार्थ का उपयोग बैंडेज बटा स्लिंग के रूप में किया जा सकता है। स्प्लिंट्स की तात्कालिक व्यवस्था किसी भी छड़ी, जूता, पेटी, समाचार पत्रों के रोल इत्यादि द्वारा की जा सकती है। रस्सी, तार आदि की सहायता से बाइंडर बनाया जा सकता है। बैंडेजिंग, पट्टी बांध स्लिंग बटा स्प्लिंट बटा बाएं। प्रक्रिया: चरण 1, वॉलंटियर को पीड़ित के रूप में अभिनय करने के लिए कहें। उसे आराम से बैठने के लिए कहें। कौशला प्राथमिक आकलन करें और किसी भी रक्तस्राव, चोट, घाव की जांच करें। फ्रैक्चर हेतु निगरानी करें। स्थिति की आवश्यकता का पता लगाने के लिए जांच करें। चरण 3, चोट लगने पर ड्रेसिंग करें और पट्टी को ढकने के लिए बैंडेज का इस्तेमाल करें। कौशल: बैंडेजिंग पर खंड 3.4 में विस्तार से चर्चा की गई है। पट्टी करने पर इस खंड की इकाई 11 में विस्तार से चर्चा की गई है। चरण 4, यदि पीड़ित दर्द बटा मोच खिंचाव की शिकायत करता है और आप भाग को स्थिर करना चाहते हैं, तो स्लिंग का उपयोग करें। कौशला स्लिंग पर खंड 3.5 में विस्तार से चर्चा की गई है। चरण 5, यदि आपका आकलन दिखाता है कि फ्रैक्चर हुआ है, तो आप अंग को स्प्लिंट करेंगे। कौशला स्प्लिंट पर खंड 3.6 में विस्तार से चर्चा की गई है। फ्रैक्चर पर सिद्धांत पाठ्यक्रम के खंड 3 की इकाई 3 में चर्चा की गई थी। चरण 6, यदि भारी रक्तस्राव होता है तो आप बाइंडर का उपयोग कर सकते हैं। कौशला बाइंडर पर खंड 3.7 में विस्तार से चर्चा की गई है। चरण 7,
निष्कर्षों को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करें। कौशल प्रलेखन प्रपत्र को भरा जा सकता है या इस बारे में मौखिक रिपोर्ट चिकित्सा कर्मियों को दी जा सकती है कि आपने आपात स्थिति में क्या किया है। इस प्रकार बैंडेज, स्लिंग्स, स्प्लिंट्स और बाइंडर का उपयोग करते समय हमें पता होना चाहिए कि उनका उपयोग कहाँ करना है। घायल व्यक्ति के आराम और त्वरित चिकित्सा के लिए बैंडेज, स्लिंग, स्प्लिंट और बाइंडर के अनुप्रयोग करने की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम इनमें से प्रत्येक के बारे में आगामी खंडों में अलग-अलग और विस्तार से अध्ययन करेंगे। 3. 4. बैंडेजिंग। समय समय पर हमारा सामना चोटों से होता है और त्वरित उपचार के लिए हमें घायल हिस्से को बैंडेज करने की आवश्यकता होती है। एक उचित बैंडेजिंग काफी हद तक दर्द को दूर कर सकता है और तेजी से ठीक करने के लिए संक्रमण कम कर रख सकता है। इस खंड में हम बैंडेज और कैसे बैंडेज का उपयोग करना है के बारे में अध्ययन करेंगे। 3 अप्रैल 2001। परिभाषा, संकल्पना और उद्देश्य। बैंडेज चोट या घाव के ऊपर रखी पट्टी को ढकने के उद्देश्य से विभिन्न आकारों और आकृतियों में सामग्री का एक टुकड़ा, आम तौर पर कॉटन, होता है। बैंडेजों के प्रकार। बैंडेजों के आकार और उपयोग के आधार पर विभिन्न प्रकार के बैंडेज नीचे दिए गए हैं। 1. गॉज या रोलर बैंडेज। यह गॉज या अन्य सामग्री की एक मुड़ी हुई पट्टी होती है जिसकी चौड़ाई 1 इंच से 6 इंच तक होती है। यह सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला बैंडेज है। चित्र 3.8। मुड़ा हुआ भाग सिर कहलाता है और खुला हुआ भाग पूंछ होता है। 2. त्रिकोणीय या क्रेवट बैंडेज। यह त्रिभुज आकार के 2 बैंडेज बनाने के लिए तिरछा काटा हुआ 38 वर्ग इंच का एक टुकड़ा होता है। यह आकार में समकोण त्रिभुज है और इसका उपयोग स्लिंग बनाने के लिए किया जाता है या बैंडेज के रूप में उपयोग किया जाता है। यह बड़े हिस्से को बहुत जल्दी ढक सकता है, इसलिए यह प्राथमिक चिकित्सा में बहुत उपयोगी है। चित्र 3.9। नुकीला हिस्सा शीर्ष अथवा बिंदु कहलाता है और इसके विपरीत हिस्सा आधार होता है। 3. चिपकने वाला बैंडेज बटा जीवाणुरहित बैंडेज। यह संलग्न पट्टी वाला बैंडेज होता है जिसे चोट लगने पर उपयोग किया जाता है। इसमें चिपकने वाली लेपित सतह होती है, इसलिए यह त्वचा से चिपक जाती है और जगह पर बनी रहती है। यह विभिन्न आकारों और आकृतियों में आता है जैसे बैंडेड। 4. संकीर्णन बैंडेज। इन बैंडेजों में लोच होता है, इसलिए इनका उपयोग जोड़ पर अत्यधिक हिलडुल को प्रतिबंधित करने, रक्तस्राव को नियंत्रित करने, सूजन को कम करने आदि के लिए घायल स्थान पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है, जैसे मोच खिंचाव के लिए क्रेप बैंडेज का उपयोग। 5. तात्कालिक या आपातकालीन बैंडेज। आपातकाल और वास्तविक बैंडेज की अनुपलब्धता की स्थिति में कोई भी सामग्री जो साफ है उसे बैंडेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे रूमाल, दुपट्टा, कमीज, रिबन, प्लास्टिक की फिल्म आदि। नोटः त्रिकोणीय बैंडेज का उपयोग छोटे और साथ ही शरीर के बहुत बड़े हिस्से को तुरंत ढकने के लिए किया जा सकता है। यह बैंडेज प्राथमिक चिकित्सा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे शरीर के किसी भी हिस्से को ढकने या सहारा देने में बहुत आसानी होती है। बैंडेज के अनुप्रयोग की पद्धतियाँ। 1. रोलर बैंडेज का अनुप्रयोग। रोलर बैंडेज चोट के स्थान के आधार पर 3 मुख्य पद्धतियों द्वारा लागू की जाती। वृत्ताकार बटा सर्पिला। इसमें रोलर बैंडेज को वृत्ताकार मोड़ या सर्पिल रूप से घायल हिस्से के आसपास लगाया जाता है, जिसमें प्रत्येक अगला मोड़ पिछले मोड़ के 2/3 हिस्से को ढकता है। इसका उपयोग वहां किया जाता है जहां घायल हिस्सा उंगली, अग्रभा, अंग के निचले हिस्से एक जैसी लगभग समान मोटाई के होते हैं। उल्टी, रिवर्स सर्पिला। इसमें रोलर बैंडेज को सर्पिल मोड़ के साथ आरंभ किया जाता है,
फिर इसे बैंडेज के ऊपरी किनारे पर अंगूठे को रखकर अपने आप आधा उल्टा किया जाता है। इसे अगले उल्टे मोड़ के साथ जारी रखा जाता है, जो पिछले मोड़ के 2/3 को ढकता है, जब तक कि पट्टी या घाव के क्षेत्र जैसे पैर और जांघ की पिंडली ढक न जाए। 8 की आकृतियाँ इस रोलर बैंडेज में संख्यात्मक आकृति 8 की तरह होती है। एक दूसरे के ऊपर और चारों ओर क्रमिक मोड़ होते हैं। यह जोड़ों पर फिसलने और हरकत को सुविधाजनक बनाने के लिए लगाया जाता है। विशेष क्षेत्र आँख, कान, जबड़े और सिर के लिए व्यवहारिक खंड 2 की इकाई 1 और 2 में चर्चा की गई है। 2. त्रिकोणीय बैंडेज का अनुप्रयोग। त्रिकोणीय बैंडेज को चोट के स्थान के आधार पर इन पद्धतियों द्वारा लागू किया जाता है। खुले रूप में, जैसे ऊपरी शरीर की चोट को सहारा देने हेतु स्लिंग के लिए। चौड़ाई से मुड़ा ब्रॉड फोल्ड बैंडेज 2 बार आधार के नीचे मुड़े शीर्ष के साथ एक ब्रॉडफोल्ड बैंडेज के रूप में। इसे ऑन फोल्ड क्रेवट भी कहा जाता है। संकीर्ण मुड़ा नैरो फोल्ड बैंडेज चौड़े मुड़े बैंडेज के साथ एक संकीर्ण मुड़े बैंडेज के रूप में आधा में मुड़ा हुआ, जिसे दू क्रेवट भी कहा जाता है। पैडा संकीर्ण मुड़ा बैंडेज के सिरों के बाद एक मुड़े हुए पैड के रूप में घाव पर रिंग पैड का उपयोग तब किया जाता है जब कुछ घाव से बाहर निकलता है, जैसे छड़ी, स्क्रू ड्राइवर, हड्डी आदि जैसी वस्तुएं बाहर निकलती हैं। रिंग पैड रखने के बाद घाव पर पट्टी हो जाती है। उद्देश्य: बैंडेज का उपयोग किया जाता है पट्टी स्प्लंट जैसे चिकित्सीय उपकरण को इनके स्थान पर स्थापित करने के लिए। 3 अप्रैल 2003 सुरक्षा और सावधानियां। बैंडेज करते समय आपके द्वारा बरती जाने वाली कुछ सावधानियां निम्नानुसार हैं। उपयुक्त चौड़ाई और लंबाई के बैंडेज का उपयोग करें, जैसे उंगलियों और पैर की उंगलियों के लिए संकीर्ण बैंडेज का उपयोग करें, जबकि धड़ और कंधे के लिए चौड़े बैंडेज का उपयोग करें। आपके संदर्भ के लिए माप यहाँ निम्नानुसार दिए गए हैं। उंगलियां और पैर की उंगलियां 1 इंच 2.5 सेमी, हाथ 2 इंच 5 से मी, सिर, पाँव तथा बाह 2 से 2.5 इंच 5 से 6 सेमी, पैर तथा जांघ 3 से 3.5 इंच 7.59 सेमी, धड़, स्तन, कंधा 4 से 6 इंच 10 से 15 सेमी। पर्याप्त बल के उपयोग के साथ दृढ़ता से बैंडेज करें, परंतु न तो बहुत तंग हो, परिसंचरण में बाधा डालने वाला, और न ही बहुत ढीला, आसानी से निकलने वाला। अपने हाथों को साफ रखें और लिए दस्ताने पहनें, विशेष रूप से घावों से निपटने के दौरान। हमेशा सिरों को दोहरी गांठ से सुरक्षित करें। हमेशा शामिल अंग या जोड़ और उपलब्ध वस्तु के अनुसार पद्धति का उपयोग करके बैंडेज लगाएं। दाएं हाथ में बैंडेज को पकड़े यदि आपको बाईं ओर बैंडेज करना है, और यदि दाएं तरफ बैंडेज बांधना है तो बाएं हाथ में बैंडेज पकड़े। आवश्यकतानुसार तात्कालिक व्यवस्था करें। बैंडेज के नीचे घाव पर हमेशा पट्टी पैडिंग का उपयोग करें। हमेशा त्वचा के संपर्क में रखते हुए बैंडेज रोल के बाहरी हिस्से को लागू करें। हमेशा शरीर के भाग के निचले हिस्से से ऊपर जाएं और अंदर से बाहर की ओर जाएं। नीले रंग हेतु पैर की उंगलियों बटा अंगुलियों की जांच करके परिसंचरण या रक्तस्राव के लिए बैंडेजों पर नजर रखें, जिसका तात्पर्य रक्त की आपूर्ति में कमी या घटाव है। घाव, हड्डीदार उभारों, जोड़ों या कोमल क्षेत्रों पर आरंभ या समाप्त न करें। जो पैटर्न आप बना रहे हैं उसे बनाएं जो बाहरी तरफ स्थित और एक लाइन में है। लगाते समय बैंडेज को कभी भी 4 इंच से ज्यादा न खोलें। घाव पर सीधे गांठ कभी नहीं लगाना चाहिए। पहली बार में उचित बैंडेजिंग करने का प्रयास करें। यदि आपको बैंडेज को खोलना और इसे दोबारा आरंभ करना पड़े
तो यह आपके और पीड़ितों के काफी समय को बर्बाद कर सकता है। इस प्रकार, इस खंड में हमने बैंडेजिंग के उपयोग और प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया। अगले खंड में हम स्लिंग के उपयोग और अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। 3.5 स्लिंग। हड्डियों बटा जोड़ों बटा घावों को चोट लगने की स्थिति में, जहां चोट वाले हिस्से को सहारा देने और प्रतिबंधित करने की तत्काल आवश्यकता होती है, वहां स्लिंग घायल अंग, मुख्य रूप से ऊपरी अंगों, के लिए एक सहायक बैंडेज है। 3 मई 2001 संकल्पना और उद्देश्य। परिभाषा। स्लिंग एक त्रिकोणीय बैंडेज है जिसका उपयोग प्रभावित अंग, विशेष रूप से बाहों, अग्रभुजाओं और हाथों को सहारा और आराम देने और हरकतों और सीने, कंधे या गर्दन पर चोट के कारण होने वाले खिंचाव को प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है। स्लिंग के प्रकार। स्लिंग के विभिन्न प्रकार निम्नानुसार हैं। एक बाह या बड़ा स्लिंग जब ऊपरी या अग्रभुजा घायल हो जाती है तो इसे लगाया जाता है। इसका उपयोग चोट बटा फ्रैक्चर के लिए ऊपरी बाह, अग्रभुजा या कलाई के लिए भी किया जा सकता है। 2. सेंट जॉन या त्रिकोणीय स्लिंग। इसका उपयोग कॉलरहड्डी के फ्रैक्चर की स्थिति में किया जाता जहां आपको दर्द से राहत देने के लिए हाथ को ऊपर उठाने की आवश्यकता होती है। चित्र 3.25। इसे हाई आर्म स्लिंग भी कहा जाता है। 3. कॉलर और कफ स्लिंग। इसका उपयोग तब किया जाता है जब अग्रभुजा या हथेली या कोहनी घायल हो गए हों और आप इसे स्थिर करना चाहते हों। इनका उपयोग तब भी किया जाता है जब अंग को उठाया जाना चाहिए, जैसे रक्तस्राव की स्थिति में। कलाई की चोट लगने पर इस स्लिंग का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उद्देश्य। घायल हिस्से को सहारा देना, घायल हिस्से की हरकत को प्रतिबंधित करना, घायल को आराम पहुंचना, आगे की चोट को रोकना। 3 मई 2002 प्रक्रिया, सुरक्षा और सावधानियां। स्लिंग को लागू करते समय आपको इन चरणों का पालन करने की आवश्यकता होती है। अपेक्षित सामग्री। अपेक्षित सामग्री निम्नानुसार है। एक वयस्क वॉलंटियर जो पीड़ित का अभिनय करें। 2. मामला परिदृश्य जहां इन सामग्रियों के उपयोग की आवश्यकता है। उदा. बाह की चोट, बाह स्लिंग के लिए, कॉलर बोन फ्रैक्चर, त्रिकोणीय स्लिंग के लिए, और कोहनी की चोट, कफ और कॉलर स्लिंग के लिए। 3. आवश्यक मानक सामग्री में विशिष्ट रूप से निर्मित स्लिंग और त्रिकोणीय बैंडेज अपेक्षित हैं। तात्कालिक सामग्री में स्कार्फ, बड़ा कपड़ा या यहां तक कि घायल द्वारा पहनी हुई कमीज कोट शामिल हैं। बाह स्लिंग के अनुप्रयोग हेतु प्रक्रिया के चरण। चरण 1, हाथों को धो लें और यदि आवश्यकता है तो दस्ताने पहन लें। चरण 2, पीड़ित के सामने खड़े हो जाए। चरण 3, कोहनी की तुलना में कलाई को थोड़ा ऊंचा रखते हुए जमीन के समानांतर घायल अग्रभुजा को सहारा दें। कौशला, यह घायल फ्रैक्चर हुए अंग को सहारा देने और उसकी स्थिति बनाए रखने में सहायता करेगा। चरण 4, घायल स्थल पर पट्टी लगाए। इस खंड की इकाई 11 में चर्चा की गई है। चरण 5, निचला बिंदु। खुला त्रिकोणीय बैंडेज के शीर्ष सिरे को कोहनी की ओर और कंधे के ऊपर निचले कोने को रखते हुए शरीर और बाह के बीच इसे रखें। चरण 6, स्वस्थ हिस्से के कंधे पर बैंडेज के निचले बिंदु को बढ़ाएं। स्वस्थ हिस्से पर निचले घायल हिस्सा। चरण 7, स्वस्थ हिस्से के कॉलर बोन पिट में दोहरी गांठ के साथ दोनों कोनों को मजबूती से बांधे। कौशल, यह घायल हिस्से पर वजन कम करने और एक मजबूत ऊंचाई और सहारा प्रदान करने में सहायता करेगा। चरण 8, सुनिश्चित करें कि कोहनी पर अतिरिक्त बैंडेज को मोड़कर और सेफ्टी पिन के साथ सुरक्षित करके कोहनी को सुरक्षित किया गया है। कौशल, यह बैंडेज को साफ उपस्थिति प्रदान करेगा। चरण 9, देखें
कि रक्त परिसंचरण का अवलोकन करने के लिए उंगली के सिरे स्लिंग से बाहर दिखाई देने चाहिए। चरण 10 अपनी प्रक्रिया को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करें। त्रिकोणीय स्लिंग के अनुप्रयोग हेतु प्रक्रिया के चरण। चरण 1 हाथों को धो लें और यदि आवश्यकता है तो दस्ताने पहन लें। चरण 2 पीड़ित के सामने खड़े हो जाए। चरण 3 घायल क्षेत्र पर एक मोटा पैड बटा पट्टी लगाएं। फ्रैक्चर के मामले में हाथ और सीने के बीच एक मोटा पैडिंग रखें। कौशल यह आराम प्रदान करने में सहायता करेगा। चरण 4 शरीर के पास कोहनी रखकर घायल व्यक्ति की बाह को सहारा दें और हाथ स्वस्थ कंधे की ओर बढ़ाएं ताकि स्तन की हड्डी उरोस्थि पर हथेली हो। घायल पक्ष पर बैंडेज का शीर्ष, ऊपरी बिंदु, निचला बिंदु। चरण 5 कोहनी की ओर बैंडेज का शीर्ष रखकर अग्रभुजा और बाह पर एक खुला त्रिकोणीय बैंडेज रखें। चित्र 30। चरण 6 स्वस्थ कंधे पर बैंडेज के ऊपरी बिंदु को बढ़ाएं। चरण 7 घायल भुजा के नीचे बैंडेज के निचले हिस्से को दबा दें। इसे कोहनी के नीचे और पीठ की पीछे की ओर लाएं और कंधे पर रखे ऊपरी बिंदु पर मिलने के लिए निचले बिंदु को बढ़ाएं। कौशला यह सावधानी से और पूरे समय कोहनी और बाह को सहारा देकर किया जाना चाहिए। चरण 8 स्वस्थ हिस्से की कॉलर बोन पिट में मजबूती से दोहरी गांठ को बांधे। चरण 9 सेफ्टी पिन लगाकर कोहनी को सुरक्षित करें। पीठ के नीचे बसा हो और अतिरिक्त सामग्री को मोड़कर और सेफ्टी पिन लगाकर कोहनी को सुरक्षित करें। यह सुनिश्चित करें कि स्लिंग बाह के नीचे दबा हो और बाह को दृढ़ सहारा दे रहा हो। चरण 10 अपनी प्रक्रिया को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करें। कफ और कॉलर स्लिंग के अनुप्रयोग हेतु प्रक्रिया के चरण। चरण 1 हाथों को धो लें और यदि आवश्यकता है तो दस्ताने पहन लें। चरण 2 पीड़ित के सामने खड़े हो जाए। चरण 3 कोहनी को स्वाभाविक रूप से एक ओर लटकने दें और स्वस्थ हिस्से पर कंधे की ओर बढ़ाते हुए हाथ को रखें। चरण 4 संकीर्ण त्रिकोणीय पट्टी के साथ एक क्लॉवहिच बनाएं और हाथ पर क्लॉवहिच को सरकाएं और कलाई को सुरक्षित करने के लिए कोमलता से इसे खींचें। कौशल क्लॉवहिच संकीर्ण त्रिकोणीय बैंडेज से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए बैंडेज के 2 गांठ बनाए जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। सामने वाली गांठ को पीछे की गांठ के पीछे बिना मोड़े रखा जाता है। इसके बाद दोनों गांठों को खींचा जाता है। एक बैंडेज को पकड़े। 2 गांठ बनाएं। 3 बिना मोड़े गांठों को एक दूसरे पर रखें। 4 गांठों को खींचना। चरण 5 बैंडेज के बिंदुओं को गर्दन के दोनों ओर बढ़ाएं और स्वस्थ हिस्से के कॉलर बोन पिट में दोहरी गांठ को मजबूती से बांधें। चित्र 3.33। चरण 6 हाथ को आराम से लटकने दें। चरण 7 अपनी प्रक्रिया को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करें। सुरक्षा और सावधानियां। सुरक्षा के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि स्लिंग ठीक से जगह पर है और न तो बहुत तंग है और न ही ढीला। घायल हिस्से के रक्त परिसंचरण पर नजर रखें। सुनिश्चित करें कि घायल हिस्सा कम से कम हरकत करें। इस प्रकार इस खंड में हमने स्लिंग के बारे में चर्चा की। अब हम स्प्लिंट के बारे में चर्चा के लिए आगे बढ़ते हैं। 3.6 स्प्लिंट। स्प्लिंट एक कठोर उपकरण है जिसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को स्थिर करने या सहारा देने के लिए किया जाता है। यह लकड़ी है, परंतु अब विभिन्न सामग्रियों और प्रकारों में स्प्लिंट आते हैं। आइए हम स्प्लिंट्स के उपयोग और महत्व पर चर्चा करें। 3 जून 2001 संकल्पना और उद्देश्य। परिभाषा। स्प्लिंट्स ऐसे उपकरण हैं
जिनका उपयोग टूटी हुई हड्डी के स्थिरीकरण के लिए किया जाता है। स्प्लिंट्स के प्रकार। विभिन्न प्रकार के स्प्लिंट्स निम्नानुसार हैं। 1. लकड़ी। ये लकड़ी प्लेट्स हैं जो विभिन्न आकारों और आकृतियों की होती हैं। ये सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला स्प्लिंट्स है। इसे घायल हड्डी के ऊपर और नीचे जोड़ को कवर करने के लिए पर्याप्त लंबा होना चाहिए। स्प्लिंट को अपने स्थान पर सुरक्षित करने के लिए इसे निम्न स्थानों पर बैंडेजों के साथ बांधा जाना चाहिए। सर्वप्रथम फ्रैक्चर के ऊपर, दूसरा फ्रैक्चर के नीचे, तीसरा जोड़ के ऊपर और चौथा जोड़ के नीचे। ये बैंडेज जोड़ फ्रैक्चर हुई हड्डी की हरकतों को कम करने में सहायता करती हैं। सभी गांठें स्प्लिंट पर होनी चाहिए, न कि दूसरी तरफ। किसी भी हरकत को रोकने के लिए यह पर्याप्त रूप से कसी होना चाहिए। 2. वैक्यूमा। यह एक छोटे वैक्यूम गद्दे की तरह का एक उपकरण है जो आपातकाल में एक अस्थायी स्प्लिंट के रूप में उपयोग किया जाता है। जब हवा को इसमें धकेला जाता है तो यह प्लास्टर की तरह घायल शरीर के हिस्से के चारों ओर फैल जाती है और उसे ढक देती है। वैक्यूम स्प्लिंट के लाभों में सहारा प्रदान करने की क्षमता, चोट वाली जगह पर दबाव को कम करना और किसी भी अंग को आकार देने की क्षमता शामिल है। इस स्प्लिंट के साथ भी अंग का एक्सरे किया जा सकता है। 3. बड्डी रैपिंग या बड़ी टेपिंग। इसमें क्षतिग्रस्त, विशेष रूप से फ्रैक्चर हुई उंगली या पैर की अंगुली को सहारा देने के लिए स्वस्थ उंगली के साथ बैंडेजिंग किया जाता है। चित्र 3.46। इसके लिए उंगली या पैर की अंगुली एक स्प्लिंट के रूप में कार्य करती है। इसका उपयोग आपातकाल में भुजा व टांगों के लिए किया जा सकता है। इलाज के लिए स्वस्थ हिस्सा क्षतिग्रस्त हिस्से को प्राकृतिक स्थिति में रखने हेतु स्प्लिंट के रूप में काम करता है। इस पद्धति का उपयोग मोच, विस्थापन और अन्य चोटों के लिए भी किया जाता है। उद्देश्य। स्प्लिंट का उद्देश्य टूटी हुई हड्डी को स्थिर करना और सहारा देना है। इसका उपयोग तब तक किया जाता है जब तक कि हड्डी की स्थायी ढलाई या स्थिरीकरण नहीं हो जाता है। 3 जून 2002 प्रक्रिया, सुरक्षा और सावधानियां। स्प्लिंट्स लगाते समय आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करने की आवश्यकता होती है। अपेक्षित सामग्री। अपेक्षित सामग्री निम्नानुसार है। एक वयस्क वॉलंटियर जो पीड़ित का अभिनय करें। 2. मामला परिदृश्य जहां स्प्लिंट के उपयोग की आवश्यकता है। उदा. पैर का फ्रैक्चर, बाह का फ्रैक्चर। 3. लकड़ी के स्प्लिंट, वैक्यूम स्प्लिंट यदि उपलब्ध हो, चिपकने वाला टेप, बैंडेज रोलर या त्रिकोणीय। साथ ही मानक स्प्लिंट के अभाव में किसी भी छड़ी, जूता बॉक्स, समाचार पत्रों का रोल, छाता, कार्डबोर्ड आदि का उपयोग किया जा सकता है। यदि बैंडेज उपलब्ध नहीं है तो रस्सी, कपड़े, तार आदि के साथ तात्कालिक सामग्री को उपयोग किया जा सकता है। स्प्लिंट के अनुप्रयोग हेतु प्रक्रिया के चरण। चरण 1, हाथों को धो लें और यदि आवश्यकता है तो दस्ताने पहन लें। चरण 2, पीड़ित और उसकी चोट का आकलन करें, जैसे खंड 3 में चर्चा की गई है। एम्बुलेंस को बुलाएं। कौशल मौजूद रक्तस्राव, फ्रैक्चर, घाव हेतु जांच करें। चरण 3, यदि पीड़ित को स्प्लिंटिंग की आवश्यकता होती है तो उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करें। कौशल, सभी सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही साथ आसपास खड़े लोगों या अन्य लोगों की सहायता भी लें जो मदद के लिए सहायक हैं या अन्यथा स्थान पर मौजूद हैं या दर्शक हैं। चरण 4, फ्रैक्चर हुए क्षेत्र के दोनों ओर लकड़ी का स्प्लिंट लगाएं। कौशल, प्रभावित शरीर के क्षेत्र के अनुसार स्प्लिंट उपयुक्त लंबाई का होना चाहिए। यह ऐसा होना चाहिए कि यह फ्रैक्चर हुए अंग के दोनों ओर से सहारा प्रदान करता हो। भुजाओं के लिए स्प्लिंट को सहारा प्रदान करने और स्थिरीकरण के लिए उनके निचले हिस्से पर बांधा जा सकता है।
चरण 5 अंग और स्प्लिंट के बीच में पैड या रुई रखें। ख पश्च बाह को सहारा देने के लिए एकल स्प्लिंट। कौशल पैडिंग, रुई, कपड़ा या गॉज पैडों की हो सकती है जिसे रखा जा सकता है। अग्रांग और स्प्लिंट के बीच असुविधा और घर्षण को कम करना महत्वपूर्ण है। चरण 6 स्प्लिंट्स को एक साथ रखने के लिए घायल स्थान के ऊपर स्प्लिंट रखकर रोलर या त्रिकोणीय, फिर ऊपर एक बैंडेज बांधे। चरण 7 एक साथ स्प्लिंट्स को रखने के लिए घायल स्थान के नीचे एक और बैंडेज बांधे। चरण 8 घायल स्थान के ऊपर के जोड़ पर तीसरा बैंडेज बांधे। चित्र 3.38। चरण 9 घायल स्थान के नीचे के जोड़ पर चौथा बैंडेज बांधे। चित्र 3.38। कौशला यह प्रभावित अंग और जोड़ों को स्थिर करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रभावित बटा घायल क्षेत्र। चरण 10 यदि स्प्लिंट को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो तो अधिक बैंडेज बांधे। चरण 11 हाथों को धो लें। चरण 12 इस प्रक्रिया को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करें। सुरक्षा और सावधानियां। सुरक्षा के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। स्प्लिंट को घायल हिस्से पर सीधा रखने और हरकत को प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त रूप से कठोर होना चाहिए। ने के लिए पर्याप्त संवा। स्प्लिंट चोट के ऊपर और नीचे जोड़ों को ढकने के लिए पर्याप्त लंबा होना चाहिए। खरोंच या चोट से बचने के लिए स्प्लिंट को गद्देदार होना चाहिए। स्प्लिंट को टेप, ब्रेसेज या बैंडेज के द्वारा स्थिर किया जाना चाहिए, जैसे कि चोट के ऊपर और नीचे एक, चोट के ऊपर जोड़ पर एक और चोट के नीचे जोड़ पर एक। यदि हड्डी लंबी है तो आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त बैंडेज प्रयोग कर सकते हैं। दोहरी गांठ को स्प्लिंट पर लगाया जाना चाहिए। गांठें स्प्लिंट पर या किनारों पर होनी चाहिए, लेकिन घायल फ्रैक्चर हुए भाग के ऊपर नहीं। इस प्रकार इस खंड में हमने स्प्लिंट के अनुप्रयोग के लिए उपयोग और प्रक्रिया पर चर्चा की है। हमने इस कार्यक्रम के व्यवहारिक खंड 2 की इकाई 1 और 2 में विभिन्न फ्रैक्चरों में स्प्लिंट्स के उपयोग पर चर्चा की है, जो आपको विशिष्ट फ्रैक्चरों में स्प्लिंट के उपयोग में बेहतर समझ विकसित करने में सहायता करेगा। अब हम इस व्यवहारिक के आखिरी खंड बाइंडर अर्थात टूर्निकेट की ओर बढ़ेंगे। 3. 7 बाइंडर। बाइंडर, जिसे टूर्निकेट भी कहा जाता है, संकुचन या संपीड़ित उपकरण के रूप में रक्त परिसंचरण को नियंत्रित करने हेतु एक समयावधि के लिए उपयोग किया जाता है। आइए इसकी विस्तार से चर्चा करें। 3.7 एक संकल्पना और उद्देश्य। परिभाषा। बाइंडर या टूर्निकेट एक उपकरण है जो रक्तवाहिका को संपीड़ित करने में सहायता करता है और उस बिंदु के नीचे परिसंचरण को कम या काट देता है जहां इसे लागू किया जाता है, ताकि चोट या कटाव होने पर रक्त की क्षति न हो जाए। लागू करने के कारण। रक्तस्राव होने की स्थिति में हमें क्षेत्र पर दबाव लागू करने की आवश्यकता होती है, परंतु जब दबाव लागू करने के बाद भी रक्तस्राव बंद नहीं होता है, तो रक्त को काटने और रक्त की क्षति को कम करने के लिए टूर्निकेट को अंतिम उपकरण के रूप में लागू किया जाता है। टूर्निकेट के अनुप्रयोग के कई कानूनी निहितार्थ हैं, इसलिए किसी को पर्याप्त रूप से आश्वस्त होना चाहिए कि इसकी आवश्यकता है और सुरक्षा सावधानियों का सही तरीके से पालन किया जाना चाहिए। इसलिए इसका उपयोग तब करें जब मामला जीवन और मृत्यु का हो और रक्तस्राव को तुरंत नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो सदमे के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। टूर्निकेट को रखना। घाव के 2 इंच ऊपर टूर्निकेट रखें। पुरानी स्थिति अप्रभावी होने पर स्थिति बदलें। सुनिश्चित करें कि टूर्निकेट को ऊर्ध्वप्रवाह अर्थात घाव और दिल के बीच लागू किया गया है। टूर्निकेट का अनुप्रयोग। एक बार अनुप्रयोग करने के बाद बाइंडर को हर 12 से 15 मिनट के बाद छोड़ा जाना चाहिए और 1 मिनट के बाद फिर से अनुप्रयोग किया जाना चाहिए,
जब तक कि रक्तस्राव बंद न हो जाए। टूर्निकेट द्वारा रक्तस्राव को पूरी तरह से बंद किए जाने के बाद कम से कम 1 घंटे, 2 बेहतर है, बाद टूर्निकेट को ढीला करें। यदि कोई रक्त प्रवाह नहीं होता है, तो घाव का उपचार करना आरंभ करें और दोबारा टूर्निकेट न लगाएं। यदि रक्तस्राव बंद नहीं होता है, तो टूर्निकेट को वापस रखें और इसे दोबारा न निकालें। प्रकार। टूर्निकेटों के प्रकार निम्नलिखित हैं। 1. सर्जिकल टूर्निकेट। सर्जिकल टूर्निकेट अंग में रक्त के प्रवाह को रोकते हैं और ऑपरेशन में डॉक्टर की सहायता करते हैं। 2. न्यूमैटिक टूर्निकेट। इनमें एक हवादार कफ, एक संपीड़ित गैस स्रोत और दबाव की निगरानी मॉनिटर और नियंत्रित करने के लिए एक उपकरण होता है। 3. आपातकालीन या आरंभिक बाइंडर। यह आपातकालीन बाइंडर है जिसका उपयोग रक्त के परिसंचरण को उसके अनुप्रयोग के बिंदु से परे रोकने के लिए किया जाता है। यह किसी भी उपलब्ध सामग्री के साथ बनाया जा सकता है। 4. कमर्शियल बाइंडर। यह व्यावसायिक रूप से उपलब्ध होता है और प्राथमिक चिकित्सा पेटी का एक हिस्सा होना चाहिए। उद्देश्य। स्प्लिंट का उद्देश्य इसके अनुप्रयोग के बिंदु के नीचे रक्त परिसंचरण को रोकना है। इसका उपयोग सर्जरी में या गंभीर रक्तस्राव के चरम मामलों में किया जाता है जहां रक्त की क्षति अधिक होती है और अन्यथा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। याद रखें, टूर्निकेट का उपयोग केवल तब करें जब रक्तस्राव के कारण जीवन खोने का जोखिम अंग खोने के जोखिम से अधिक हो। इसलिए टूर्निकेट के आकलन और उपयोग में सावधानी बरतें। 3 जुलाई 2002 प्रक्रिया। बाइंडर लगाते समय आपको इन चरणों का पालन करना होगा। अपेक्षित सामग्री। 1. एक वयस्क वॉलंटियर जो पीड़ित का अभिनय करें। 2. मामला परिदृश्य जहां बाइंडरों के उपयोग की आवश्यकता है। उदा. भारी रक्तस्राव। 3. टूर्निकेट, दस्ताने। मानक बाइंडर की अनुपस्थिति में संकीर्णन बैंडेज, बेल्ट, कपड़े की पट्टी का उपयोग किया जा सकता है और तंग मुड़ी छड़ी, कलम आदि का उपयोग किया जा सकता है। चरण 1. हाथों को धो लें और यदि आवश्यकता है तो दस्ताने पहन लें। चरण 2. पीड़ित और उसकी चोट का आकलन करें, जैसे खंड 3.3 में दिया गया है। कौशला रक्तस्राव हेतु जांच करें। भारी रक्तस्राव की स्थिति में टूर्निकेट लागू करें। चरण 3. यदि पीड़ित को टूर्निकेट की आवश्यकता होती है, तो उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करें। कौशला सभी सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही आसपास खड़े लोगों या अन्य लोगों की सहायता भी लें, जो सहायता के लिए तैयार हैं या अन्यथा स्थान पर मौजूद हैं। दर्शक। चरण 4. रक्तस्राव के स्थान के ठीक ऊपर के स्थान पर टूर्निकेट रखें। चित्र 3. 42. यह रक्तस्राव के स्थान से कम 2 इंच ऊपर रखना चाहिए। चरण 5. अवलोकन करते रहें। टूर्निकेट लागू किए जाने के समय को रिकॉर्ड करें। चरण 6. चरण 7. जब टूर्निकेट ढीला किया जाए और दोबारा लगाए जाए, उसका रिकॉर्ड रखें। सुरक्षा और सावधानियां। सुरक्षा के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। रक्तस्राव को रोकने का प्रयास करते समय बाइंडर का प्रयोग केवल तब करें जब सीधा दबाव रक्तस्राव को कम नहीं करता है। जीवन को खतरे में डालने वाली स्थिति, गंभीर रक्तस्राव में ही बाइंडर लगाना चाहिए। जब सही तरीके से लागू किया जाता है, तो वे बहुत दर्दनाक हो सकते हैं। यदि शिथिल रूप से लागू किया जाता है, तो रक्तस्राव बढ़ सकता है। यदि बहुत जल्दी खोला जाता है, तो यह रक्तवाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है और रक्तस्राव दोबारा हो सकता है। यदि उन्हें बहुत लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है या कसकर लगाया जाता है,
तो यह नसों, मांसपेशियों और रक्तवाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि 1 से 2 घंटे से अधिक समय के लिए टूरनिकेट को छोड़ दिया जाता है, तो स्थायी नुकसान हो सकता है। यदि पीड़ित को स्थानांतरित किया जा रहा है, तो हमेशा बाइंडर लगाने के समय को चिह्नित करें, ताकि अगले उपचार प्रदाता द्वारा समय पर बाइंडर खोला जा सके। बाइंडर को जोड़ पर न लगाएं। इसे कपड़ों के ऊपर न लगाएं ताकि यह फिसले नहीं। सीधे त्वचा पर न लगाएं। टूरनिकेट को कम से कम 1 से 2 इंच चौड़ा 2.55 सेमी होना चाहिए। छोटे टूरनिकेटों का उपयोग बाह पर किया जाना चाहिए और मोटे टूरनिकेटों को टांगों पर उपयोग किया जाना चाहिए। बहुत संकीर्ण या पतले टूरनिकेट त्वचा को काट सकते हैं, जबकि प्रभावी होने के लिए बहुत चौड़े टूरनिकेटों को बहुत कसकर बांधने की आवश्यकता होती कसरने की आवश्यकता है। याद रखें, टूरनिकेट लागू करना जोखिम भरा है और इसे केवल एक बाह या एक पैर पर और जब किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं हो तभी किया जाना चाहिए। 3.8 सारांश। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता को चोटों से निपटने का उचित ज्ञान होना चाहिए और इसके लिए उसे बैंडेज, पट्टी, स्प्लिंट्स और टूरनिकेट का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। चोटें अपरिहार्य हैं और सुरक्षा, सहायता, उपचार आदि के लिए बैंडेज बटा पट्टियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह चोट, फ्रैक्चर और रक्तस्राव की स्थिति में स्लिंग, स्प्लिंट और बाइंडर्स भी उपयोगी हैं। इस प्रकार इस इकाई में हमने बैंडेजिंग, स्प्लिंट लगाने, स्लिंग और बाइंडर हेतु प्रक्रिया का अध्ययन किया। अगली इकाई में हम पीड़ित को स्थानांतरित करने और परिवहन हेतु प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।